Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcomes you in the special e-learning classes provided by the Rajasthan Academy, Churu, for the entrance exam of a Sainik School, Military School, RIMC, and Navodaya School. In this class, we studied about the subject of science as a topic of a cell. In this topic, we read about the cell. अब सेल वगैरह की यदि हम बात करें तो एक सेल जो है वो साइंस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, साइंस जो है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस वगैरह जो है उनकी स्टडी करते हैं। आपका पूरा जो साइंस सब्जेक्ट है जो इंट्रेंस एग्जाम में आपका जो आता है, पूरा सिलेबस जो है उनको इन चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें हम पहले बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनकी जो क्लास है उनके बारे में हमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा साथ में आपको दूसरे फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। टोटल 14 टॉपिक जो है उनके अंदर डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस को। तो उसमें से एक टॉपिक जो सेल है उसके बारे में स्टडी हमें करेंगे इस क्लास में। अब एक सेल की यदि हम बात करें तो सेल जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, और बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक जो है वो सेल होता है, या यूं कह सकते हैं बायोलॉजी का जो बेस है या बेसिक स्टडी जो है वो हम सेल से ही शुरू करते हैं। बिकॉज कारण इसका क्या है, बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम चाहे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक एल्गी हो या एक फंजाई हो, ह्यूमन बीइंग हम चाहे खुद हों, या कोई एक प्लांट जो है उसको हम देखें, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी हम स्टडी करें, उनका पूरा शरीर, उनकी होल बॉडी जो है वो कंपोजिशन होता है या तो सेल का या सेल के डेरिवेटिव्स का। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसकी डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? आंसर होगा सेल। सेल जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो है वो हम किसे कहेंगे, एक सेल जो है, एक सिंगल सेल जो है उसको हम नॉर्मली नेकेड आइज, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप जो है उसके नीचे रखकर हमें सेल की स्टडी करनी पड़ेगी या उसे देखना पड़ेगा। पतली सी स्लाइस वगैरह काटकर उसकी स्लाइड के द्वारा उसकी स्टडी की जाती है। तो सेल इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिट। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ वी रीड अबाउट द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच है। बायोलॉजी को भी आगे अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया जाता है या अलग अलग शाखाओं में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक जो ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का सीधा सा मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। सेल और सेल के जो कंपोनेंट हैं उनकी जो स्टडी है वो की जाती है साइटोलॉजी के अंतर्गत। तो साइटोलॉजी का मतलब ही कोशिका विज्ञान होता है, यानी सेल से रिलेटेड साइंस जो है वही साइटोलॉजी है। अब इसके बाद में हम सेल से रिलेटेड इसकी जो हिस्ट्री है, जो इसकी खोज वगैरह के बारे में है, कौन सी चीज़ें इसके बारे में खोजी गई, पहले इनकी स्टडी सबसे पहले कब हुई, को क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसके अंदर हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखा जाए तो सेल का ऑब्जर्वेशन जो है वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो सेल वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में ऑब्जर्वेशन किया और सेल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने दिया था। ये डिस्क्रिप्शन या ऑब्जर्वेशन जो है इसको इन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा था, और उस बुक का नाम जो है साथ में थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी, और उस बुक में सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो दी थी या सेल के बारे में बताया था। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप जो है वो बताया था। हालांकि उसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था जिसके कारण से एक सेल को बड़े रूप में देखा जा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने एक काम चलाऊ सा कह सकते हैं माइक्रोस्कोप तैयार किया, और फिर उसके बाद में कॉर्क
छाल जो होती है पेड़ की उसकी एक पतली स्लाइस काटी और उस स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उस स्लाइस में इन्हें इस तरह की स्ट्रक्चर दी, जैसे हनी बी कॉम्ब होता है, मधुमक्खियों का छत्ता जैसे होता है, उसमें जैसे छोटे छोटे चैम्बर से बने होते हैं वैसे चैम्बर से इनको शो हुए या वैसे चैम्बर इनको दिखाई दिए थे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि कोर्क सेल्स जो होते हैं या कोर्क की स्लाइस में इन्होंने ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखी थी वो डेड स्ट्रक्चर थी। इन्होंने एक जिंदा कोशिका या लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, उन्होंने डेड सेल का ऑब्जर्वेशन किया था और वो दिखने में जो है वो कैसी थी, सेल लाइक या लाइक द सेल ऑफ हनी बी कॉम्ब। और इसके बेसिस पर एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें चैम्बर जो है उनको कहा जाता है सेलुली, ये वर्ड सेलुले, और इसके बेसिस पर इन्होंने सबसे पहले इसे सेलुली नाम दिया था। ये 1 सेलुली, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से इनको इन्होंने सेलुली कहा और इसी ग्रीक वर्ड सेलुली से बाद में जाकर जो नाम है वो पड़ा क्या, सेल। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, हु वाज द फर्स्टली ऑब्जर्व्ड अबाउट सेल, तो उसमें नाम जो है वो किसका आएगा, रॉबर्ट हुक का। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी थी वो क्या थी, डेड सेल थी, ये चीज ध्यान में रखोगे। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया और उन्होंने इनको नाम दिया था सेलुली। और इन्होंने जो संरचनाएं जो स्ट्रक्चर देखी थी वो कैसे थे, हनी बी कॉम्ब में पाए जाने वाले जो चैम्बर होते हैं उनके जैसे, जिन्हें ग्रीक वर्ड सेलुली नाम दिया, उसी से सेल नाम जो है वो पड़ा। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी थी वो डेड सेल थी, ये एक्चुअल में देखा जाए तो सेल थी नहीं, सेल के बाहर का केवल आवरण था, केवल खोल उनका था जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, उसी की स्टडी उन्होंने की थी। यानी वो सेल के बस कवर थे, वो लिविंग सेल नहीं थे। लिविंग सेल की स्टडी जो है वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो इसको भी जरूर से आप ध्यान में रखोगे, हु वाज सीन या डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल के जो डिस्कवरर थे वो थे ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने भी अपना माइक्रोस्कोप जो वो तैयार किया था, जो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड था और उसमें उन्होंने लिविंग सेल जो वो देखी थी। अब कौन सी लिविंग सेल, तो उनमें उन्होंने कई सारी सेल की स्टडी की थी, जैसे चिक गाल जो है उसके अंदर की जो स्किन है उसे उतारकर उनकी जो सेल स्लाइस है वो तैयार की, उसमें सेल को देखा। पोल्यूटेड वाटर जो होता है उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी उन्होंने स्टडी की थी, स्पम्स की स्टडी उन्होंने की थी, बैक्टीरियाज वगैरह जो है उनकी स्टडी की थी। बैक्टीरिया को भी खोजने वाले या सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो भी ल्यूवेनहोक ही थे। तो ल्यूवेनहोक को दो चीजों के लिए जाना जाता है, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए और बैक्टीरिया की डिस्कवरी के लिए। इसके बाद में हम आते हैं एक सेल हिस्ट्री से रिलेटेड दूसरे पार्ट में। एक नॉर्मल सेल की यदि हम बात करें तो नॉर्मल सेल इस टाइप की दिखेगी, जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे, हालांकि इसमें वेरिएशन मिलते हैं। ये सेल है, ये सेल के बाहर का एनवेलोप और ये अंदर का जो पार्ट है वो है इसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी इसको कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म इसका लिविंग पार्ट होता है। इस लिविंग पार्ट के बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया था पुरकिंजे ने, और इस सेल के लिविंग पार्ट को ये नाम जो है प्रोटोप्लाज्म वो भी पुरकिंजे ने दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म में नेम्ड बाय पुरकिंजे बट डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन। डुजार्डिन ने दोनों चीजों को ध्यान में रखोगे, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जो है वो डुजार्डिन ने की थी और प्रोटोप्लाज्म जो है उसको नाम प्रोटोप्लाज्म ये नाम दिया था पुरकिंजे ने। तो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन एंड नेम्ड बाय द साइंटिस्ट पुरकिंजे। पुरकिंजे के द्वारा ये नाम इनको दिया गया था। इसके बाद में सेल से रिलेटेड कुछ और अदर चीजें जो है, अदर स्टडी जो है उसके बारे में और देखेंगे। इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो है क्या, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर यदि हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि ये सेल के अंदर का लिविंग पार्ट होता है। ये लिविंग पार्ट जो सेल में मिलेगा वो सब में प्रोटोप्लाज्म एक सा हो ये जरूरी नहीं है। अलग अलग सेल जो है उनके फंक्शन अलग होते हैं, उनकी साइज अलग होती है, उनके शेप अलग होती है, कहाँ पर वो मिलते हैं उनकी पोजीशन वो अलग होती है। तो इसके बेसिस पर यदि हम देखें तो प्रोटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी जो है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन मेनली ये देखा जाए तो दो फॉर्म में मिलता है, मेनली सोल और जेल स्टेट में। अब
सोल और जेल स्टेट जो है ये क्या होगी, तो इसके लिए आप ध्यान में रखें कि नॉर्मली जो भी मैटर होते हैं उनकी 3 फिजिकल स्टेट मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सोल और जेल जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की सी स्टेट होती हैं। जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं सुबह के समय, टूथपेस्ट जो हम काम में लेते हैं, जो ट्यूब वगैरह के अंदर आता है, वो सोल और जेल स्टेट जो है उसको शो करता है, जेल स्टेट को वो शो करेगा। उसके अंदर देखें तो उस टूथपेस्ट को हम क्या माने, ना तो वो लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड है। तो उस बेसिस पर ये इनके बीच की मीडियल स्टेट जो है वो होती हैं सोल और जेल। तो इनमें ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है या इंटर कन्वर्जन होता रहता है प्रोटोप्लाज्म का इन 2 अलग अलग स्टेट्स में। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सोल और जेल कॉन्स्टिट्यूएंसी शो करता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अलग अलग सेल्स में जो है वो डिफरेंट होती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो अपने आप को इन्हें डिफरेंट स्टेट वगैरह में चेंजेस करता रहता है। अब प्रोटोप्लाज्म जो है क्या, प्रोटोप्लाज्म एक एग्रीगेट, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है किनका, कई सारे बायोमोलिक्यूल्स का। इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है वाटर। एक सेल के प्रोटोप्लाज्म में यदि हम देखें तो लगभग 90% तक वाटर जो है वो उसमें हो सकता है। वाटर के साथ साथ में इनके अंदर मिलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे शुगर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह जो हैं वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में बनाते हैं। अब इसके बाद में ये सेल में हमने पढ़ा है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी बनी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल जो है वो कितने हैं, उसके बेसिस पर यदि हम देखें तो ऑर्गेनिज्म को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या 2 कैटेगरी उनके हमें बना सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स found या divided according to the number of a cell. First one है unicellular living organism and a second one है RA मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके बेसिस पर देखा जाए तो इनकी 2 कैटेगरीज जो हैं वो मिलती हैं। फर्स्ट वन है यूनिसेलुलर जो है उनकी होल बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी होती है और इनमें मल्टीपल सेल्स मिलती हैं, यानी बहुत सारी मोर देन 1 सेल जो है वो इनमें होते हैं। उनकी संख्या, नंबर ऑफ सेल जो है वो बिलियन ट्रिलियंस भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कई सारी लिविंग सेल जो है वो मिलते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल कुछ जरूर ध्यान में रखोगे, जैसे अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या हम बात करें बैक्टीरियाज की, बैक्टीरियाज जो हैं वो भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर की हम बात करें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको नेकेड आई से शो होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ऑल द प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स सारे जो हैं वो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो 2 कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स which found in the whole body of living organism. There are 2 types of living organism, unicellular living organism, multicellular living organism. Whole body made up of single cell, then these are called unicellular living organism, and whole body made up of multiple cells, more than 1 cells, then these are called a multicellular living organism. इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक जो है वो इसमें और आता है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है उसमें क्या चीज बताई गई है, सेल से रिलेटेड जो स्टडी हुई और सेल से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हुई, जो जानकारियां मिली, जो नॉलेज हुआ,
उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर एक थ्योरी जो है वो सेल के बारे में बनाई गई, जिसे सेल थ्योरी जो है वो कहा जाता है। दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन एंड सेकंड वन जो थे वो थे टी स्वान। तो स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी जो है वो प्रोपाउंडेड की थी। सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने ही बताया था। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव। विर्चोव जो है इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया था। स्लाइडेन और स्वान जो है उन्होंने क्या बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ए सेल और इट्स कंपोनेंट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या उसके कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। दूसरा, सेल जो है वो उनकी फंक्शनल यूनिट भी होते हैं, जो भी लिविंग एक्टिविटीज होते हैं वो उनकी सेल में ही कंप्लीट होते हैं। तीसरी चीज इन्होंने बताया कि सेल जो है वही बायोलॉजिकल, वही उनकी जेनेटिक यूनिट की तरह से भी काम करती है या हेरिडिटरी यूनिट भी वही होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, अपने गुण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी आउट करते हैं। उनको कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ले जाने का काम कौन करती है? सेल ही करती है, ये उन्होंने बताया। लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि ये सेल जो है वो बनती कैसे हैं। जीव जो है वो सेल से बने होते हैं, लेकिन सेल कैसे बनती है उन्होंने ये नहीं बताया। विर्चोव ने सेल डिवीजन की स्टडी की और उसके बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि एक न्यू सेल जो है उसका ओरिजिन ओल्ड सेल से होता है। ओल्डर सेल ओरिजिनेट्स द न्यू मेड सेल या न्यूली मेड सेल्स। तो नई सेल्स पुरानी सेल से बनती है। ये भी सेल थ्योरी में एक पॉइंट जोड़ा गया विर्चोव के द्वारा, और इस तरह से ये एक रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड सेल थ्योरी जो है वो दी गई थी। तो सेल थ्योरी प्रोपाउंडेड जो है वो किन के थ्रू की गई थी? स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू, और उसमें चेंज किसने किया था? विर्चोव ने। अब एक चीज जो है वो इसमें और ध्यान में रखना है, वायरस की यदि हम बात करें, आज वायरस के बारे में यदि हम देखें तो नॉर्मल चीज है, वायरस जो है इससे पूरी दुनिया जो है वो चिंतित हो रही है। खासतौर से कोविड-19 वायरस जो है वो, कोविड-19 एक वायरस का टाइप है। इसी तरह से कई और भी वायरस होते हैं जो मेनली डिजीज कॉजिंग वायरस होते हैं, जिनके कारण से कई सारी बीमारियां होती हैं प्लांट्स में और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें। जैसे पोलियो जो है वो भी वायरस से होता है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है वो भी वायरस से होता है, या एड्स वगैरह जैसी जो बीमारियां हैं वो वायरस के कारण से होती हैं। कोरोना जो है वो भी वायरस से होने वाली एक डिजीज है जो कोविड-19 वायरस से होती है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि वायरस जो है वो उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर ही नहीं किया जाता। ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म माना ही नहीं जाता है। ये इसका जो कारण है वो क्या होगा? क्योंकि वायरस जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह शो करते हैं, ये अपनी कॉपी भी तैयार करते हैं। इसके अलावा इनमें डीएनए भी होता है या आरएनए जो है वो भी इनके अंदर होता है, और ये अपने मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो ये शो करते हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शो करते हैं कब? जब पैरासाइट के रूप में हो, जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो तब। फ्री स्टेट में यदि है रहें, बाहर यदि रहें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से काम करते हैं। जैसे कोविड-19 में हम पढ़ते हैं कि ये टच वगैरह से फैलता है। तो यदि कोई पेशेंट है उसके शरीर में वायरस वगैरह है, उन्होंने इस मार्कर को, पेन को, बोर्ड को छू लिया, लकड़ी के हत्थे वगैरह, दरवाजे वगैरह इनको छू लिया, तो वो वायरस वहां पर रहेंगे। लेकिन वो जैसे रेत के कण होते हैं या धूल धुआंसा गर्दा वगैरह जो है वो चिपका हुआ रहता है, उसी तरह से पड़े रहेंगे। लेकिन वहीं किसी दूसरे का हाथ टच हो गया और वो उसकी बॉडी में एंटर हो गए, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से काम करने लगेंगे और वो उसको क्या कर देंगे? बीमार कर देंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि वायरस जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है किसका? सेल थ्योरी का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेल साइज की। साइज के बेसिस पर देखें तो इसमें दो तीन चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। इनको मिटा देते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं।
सेल साइज में देखें तो सेल जो है, जैसे अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। सेल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट होते हैं, यानी इनका साइज बहुत छोटा होता है और नेकेड आई से इनको हम शो भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि इनका साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। इनकी साइज हालांकि वेरिएबल होती है, वो वेराई करती है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है वो अलग अलग साइज की हो सकती हैं। जैसे ये 0.2 माइक्रोन से लेकर 18 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, लेकिन उनको आप रहने दें, ये कोई ज़्यादा विशेष पॉइंट नहीं है। इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो हैं उनको ध्यान में रखना है। एक तो है लार्जेस्ट या कह सकते हैं बिगेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आती है ऑर्किड एग का। ऑर्किड की जो एग है, यानी ऑर्चिड एग जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी ऑस्ट्रिच एग, भूल से गलत लिख दिया, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग एक ऐसा बड़ा पक्षी होता है जो नॉर्मली उड़ नहीं सकता है, जिसमें पंख जो है वो तो मिलते हैं लेकिन उड़ने की क्षमता नहीं होती, और साइज भी बड़ा होता है, वजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। शुतुरमुर्ग कहते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, उस एग का डायामीटर जो है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। बड़े आकार का एग इसका होता है, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक सिंगल सेल ही होती है, वो सबसे बड़ी सेल है और वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होती, उसको हम नॉर्मली नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो एक बिगेस्ट सेल है, या उसे लार्जेस्ट सेल जो है वो हम कह सकते हैं। एक लॉन्गेस्ट सेल की हम बात करें लंबाई में, ये तो डायमीटर के बेसिस पर लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल की हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है ह्यूमन बीइंग में मिलने वाली नर्व सेल। हमारे शरीर में जो नर्व सेल होती हैं, जो नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह या ब्रेन तक लेकर जाने का काम करती हैं, हमारे पैर की जो नर्व सेल है वो पैर से शुरू होकर ब्रेन तक फैले हुए रहती है, और उसकी लेंथ जो है वो कई बार 1 मीटर तक भी हो सकती है। ये लॉन्गेस्ट सेल होगी। तो बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट सेल इज ह्यूमन नर्व सेल। एक स्मॉलेस्ट सेल जो है उसकी और बात करेंगे, या उसको भी ध्यान में रखना है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखें, इसको ध्यान में ये रख लें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक स्पेशल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो साइज में सबसे छोटे होते हैं, माइक्रोन में उनको नापना पड़ता है। तो माइकोप्लाज्मा सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइज के बेसिस पर जो है इनको ध्यान में ये रख लें। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। तो यहाँ तक का ये हमने पढ़ा। इसके बाद में सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी जो है वो हम कल अगली क्लास में करेंगे। ये सेल से रिलेटेड कुछ नॉर्मल फैक्ट वगैरह जो हैं या उसकी हिस्ट्री जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ी है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।